हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आज ऑर्गेनन का करेंगे हम। 287 तक किया था, 288 से स्टार्ट करेंगे। मेनली एक लास्ट टॉपिक है जो वो है द हाउ टू एडमिनिस्टर द डोज के ऊपर। ठीक है, ये 288 से लेके 292 तक इसी के ऊपर है। फिर लास्ट के दो एफोरिज्म मेस्मेरिज्म के हम मोस्टली आज खत्म कर देंगे ऑर्गेनन को। तो इसमें दो तीन बातें ही हैं करने वाली। मेस्मेरिज्म के ऊपर कोई खास बात करने वाली नहीं है। सिर्फ डॉक्टर हनीमन इन दो एफोरिज्म में मेस्मेरिज्म के बारे में बताते हैं कि देयर इज अगेन अ वे विच कैन डू समथिंग इन अ होलिस्टिक मैनर अपार्ट फ्रॉम दी होम्योपैथी। लेकिन वो कैसे करना है या क्या करना है इसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे डॉक्टर हनीमन। लेकिन उससे ज्यादा मेन है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज है, हमारे पास हमने मेडिसिन निकाल ली, हमने उसकी डोज तैयार कर ली, अभी वो डोज देनी है पेशेंट को। तो लास्ट टाइम तक हमने ये बात की थी कि लार्ज डोज किसको कहते हैं, उसको स्मॉल डोज में कैसे हम लेके आ सकते हैं, कैसे उसको मोस्ट मिनिमम डोज तक हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे उसी के ऊपर थोड़ी सी और बात है। तो स्टार्ट करते हैं हम। 288, द एक्शन ऑफ द मेडिसिन इन द लिक्विड फॉर्म upon the living human body takes place in such a penetrating manner। तो लास्ट 287 में हमने लिक्विड डोज के ऊपर किया था। एक ग्लोब्यूल लिया हमने, उसको कुछ पार्ट्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लिया एंड देन इट वाज गिवन एंड इट एक्ट्स ऑन अ बेसिकली अ लार्जर सरफेस एरिया। इसके ऊपर हमने बात की थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक्शन ऑफ मेडिसिन इन द लिक्विड फॉर्म अपॉन द लिविंग ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस इन सच अ पेनिट्रेटिंग मैनर, spreads out from the point of the sensitive fibers provided with nerves, where to the medicine is first applied with such unconceivable rapidity and so universally through all parts of the living body that this action of the medicine must be denominated a spirit like action। तो जब मेडिसिन को किसी लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, चाहे वो एक्वा सॉल्यूशन बना के है, चाहे वो किसी और फॉर्म में है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है, तो बोलते हैं कि उसका जो मेडिसिन का एक्शन है, इट एक्ट्स इन अ वेरी पेनिट्रेटिंग मैनर। बड़े पेनिट्रेटिंग मैनर के साथ वो एक्ट करती है। मींस इट एक्ट्स वेरी रैपिडली, बहुत तेज एक्ट करती है, और यूनिवर्सली सब पार्ट्स पे एक्ट करती है बॉडी के। लेकिन अगर आपने माउथ में से भी दिया है तो ये नहीं भी सर वो इसी पार्ट में या पर नहीं, उसने हर पार्ट के ऊपर ही एक्ट करना है। ठीक है, एंड इट एक्ट्स मोर इन अ डायनामिक वे। So there is a footnote to aphorism 288. It is especially in the form of vapor by olfaction and inhalation of the medicinal aura that is always emanating from a globule impregnated with a medicinal fluid in a high development of power। फिर नेक्स्ट जो है तरीका, ठीक है, ग्लोब्यूल के बाद मेडिसिनल वाटर में हम जब डिजोल्व करके देंगे, फिर उसके बाद है ऑल्फेक्शन एंड इनहेलेशन से स्मेल करते हैं जब हम उसको, तो उसका क्या है कि वहां से भी एंड प्लेस ड्राई इन अ स्मॉल फाइल दैट द होम्योपैथिक रेमेडीज एक्ट मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट पावरफुली। तो वहां पे भी अगर हम ऑल्फेक्शन के फॉर्म में भी देते हैं, देन ऑल्सो द होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट्स इन द सेम पावरफुल मैनर, इन द सेम श्योर मैनर। ठीक है, the homeopathic physician allows the patient to hold the open mouth of the phial first in one nostril and in the act of inspiration draw the air out of it into himself, and then if it is wished to give a stronger dose, smell in the same manner with the other nostril more or less strongly according to the strength it is intended the dose should be। He then corks up the file and replaces it in his pocket case to prevent any misuse of it। ठीक है, बोल रहे हैं कि वो जो एक मेडिसिन की फाइल है उसको ओपन करके पहले एक नोस्ट्रिल से लेना है। अगर फिजिशियन को लगता है कि नहीं एक और थोड़ी सी और स्ट्रांग चाहिए डोज, तो फिर सेकंड नोस्ट्रिल से एक इनहेलेशन लेनी है, बार बार नहीं लेना। और फिर उसको बंद करके जो फिजिशियन है वो अपने पास रख लेगा मेडिसिन, ताकि पेशेंट उसका मिस यूज ना करे, उसको नहीं दे देनी पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को तो आदत है कि बार बार मेडिसिन लेने की। ठीक है ना, and unless he wish it he has no occasion for an apothecary's assistance in his practice। एपोथिकरी होते हैं जो फार्मासिस्ट हैं या केमिस्ट हैं, जो मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, वो बोले कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें हमारी प्रैक्टिस में, क्योंकि हमने अपने पास ही मेडिसिन रखी हुई है बना के। तो बेसिकली कहने का मतलब कि अदर देन दी फर्स्ट मेथड इज थ्रू अ ग्लोब्यूल, एक सिंगल ग्लोब्यूल दे दिया गया
टंग के ऊपर रख दिया गया और उसने असर किया। देन द सेकंड इज कि उस ग्लोब्यूल को थोड़े से पानी में डिसॉल्व करके लिक्विड फॉर्म में लिया गया। देन द थर्ड मेथड इज थ्रू द ऑल्फेक्शन, ठीक है ना, नोज के साथ हमने ऑल्फेक्ट किया, वो जो एक वेपर्स हैं, एक जो ऑरा है मेडिसिन का, उसको अंदर को सांस के साथ लिया। द ग्लोब्यूल ऑफ विच 10, 20 और 100 weigh 1 grain, impregnated with the 30th potentized dilution and then dried, retains for this purpose all its power undiminished for at least 18 or 20 years. ये जो बात कर रहे हैं कि अगर आपने ग्लोब्यूल फॉर्म में मेडिसिन बना के रख ली, जैसे हम मोस्टली क्लिनिक्स में रखते हैं, इसके ऊपर भी बड़ी ये एक बहस होती है, डिबेट होती है, ओपिनियंस होते हैं कि वेदर द मेडिसिन शुड बी केप्ट इन अ लिक्विड फॉर्म और शुड इट बी प्रिपेयर्ड इन द ग्लोब्यूल फॉर्म एंड केप्ट, ठीक है ना। तो ज्यादा दोनों में से किसका असर रहता है, फिर वही एक थोड़ी सी हमारी मटेरियलिस्टिक सोच के ऊपर से ये सवाल आता है। तो उसके ऊपर भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी दी है कि एक मैं अगर हम मेडिसिन बना के रख लेते हैं, ठीक है ना, 100 कोई ग्लोब्यूल्स की या विद 30th डिल्यूशन एंड देन ड्राइड, उसको ड्राई कर लिया, ठीक है, ताकि जो अल्कोहल कंटेंट है वो निकल गया, ड्राई कर लिया उसको, रिटेन्स फॉर दिस पर्पस ऑल इट्स पावर अनडिमिनिश्ड, बोलते हैं उसकी पावर जो है वो अनडिमिनिश्ड रहेगी फॉर दी एटलीस्ट 18 और 20 ईयर्स, 18 से 20 साल तक उसकी जो पावर है वो अनडिमिनिश्ड रहेगी। और ये 18 से 20 साल डॉक्टर हनीमैन ने क्यों कहा, उसमें ब्रैकेट में है माई एक्सपीरियंस एक्सटेंड्स दिस लेंथ ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे पास अभी जो मेडिसिन जो मैंने बना के रखी है आज की डेट तक वो 18-20 साल से ही बना के रखी है, तो आज तक उनका असर है। उसके आगे कब तक रहेगा ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, हो सकता है 50 साल तक रहे, हो सकता है 40 तक रहे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है 18 साल का अभी तक पैन कर रहा है। जब मैं ये एफोरिज्म लिख रहा हूं, जब मैं ये लिख रहा हूं, तो आज 18 से 20 साल हो चुके हैं मेडिसिन को बनाए हुए, जो मैंने बना के रखी हैं ग्लोब्यूल की फॉर्म में, तो उनका जो असर है वो वैसा ही है जब भी दी जाती है वो। इवन दो दी फाइल भी ओपन 1000 टाइम, चाहे मैंने 1000 बार उस फाइल को खोला है, उस बॉटल को 1000 बार खोला है, तो भी उसका जो एक्शन है वो डिमिनिश नहीं हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड, इफ इट बी बट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड सनलाइट, सिर्फ उसको थोड़ी गर्मी और सनलाइट, जो डायरेक्ट सनलाइट है, उससे बचा के रखना है। शुड बोथ नोस्ट्रल्स बी स्टॉप्ड अप बाय कोराइजा और पॉलिपस, ठीक है, ऑल्फैक्शन के ड्यूरिंग अगर किसी को पॉलिपस है या कोराइजा है, नाक बंद है, द पेशेंट शुड इनहेल बाय द माउथ, तो वो मुंह से इनहेल कर सकता है, ऑल्फैक्शन ले सकता है। होल्डिंग द ऑरिफिस ऑफ द फाइल बिटवीन हिज लिप्स, अपने लिप्स के बीच में ऑरिफिस पकड़ के उसमें से इनहेल कर सकता है। In little children, it may be applied close to their nostrils whilst they are asleep with the certainty of producing an effect. बच्चे जब सो रहे हैं तो उनके नाक के पास ऐसे ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन को, और वो जो ऑरा है और वो जो ऑल्फेक्शन है वो अपने आप हो जाएगी विद सर्टेनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट, मोस्ट सर्टेन इफेक्ट्स के साथ वो जो मेडिसिन है वो अपना काम करेगी। The medicinal aura thus inhaled comes in contact with the nerves in the walls of the spacious cavities it traverses without obstruction and thus produces a salutary influence on the vital force in the mildest yet most powerful manner, and this is much preferable to every other mode of administering the medicament in substance by the mouth, है ना। तो बोल रहे कि ऐसे करने से ये जो हम इनहेलेशन देते हैं, ठीक है, हमारे इन कैविटीज के थ्रू, तो बोल रहे कि हमेशा ये मेडिसिन वैसे ही असर करेगी जैसे कि ओरली देने पे करेगी, ठीक है ना। और डॉक्टर हनीमैन ये भी बोलते हैं कि दिस इज मच प्रेफरेबल टू एवरी अदर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकामेंट इन सब्सटेंस बाय द माउथ, कि उस टाइम पे जब डॉक्टर हनीमैन ने लिखा, बोले मैं इसको भी आज की डेट में इसी को प्रेफर करता हूं देना, ऐसे ही ऑल्फेक्शन के थ्रू, रेदर देन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकामेंट इन सब्सटेंस बाय द माउथ। All that homeopathy is capable of curing, and what can it not cure beyond the domain of mere manual surgical action, बोले कि ऐसा क्या है जो होम्योपैथी क्योर नहीं कर सकती, सिर्फ जो सर्जिकल अफेक्शन है उनको छोड़ के। Among the most severe chronic diseases that have not been quite ruined by the allopathy, as also among acute diseases, will be most safely and certainly cured by this olfaction। बोले जितना मर्जी क्रॉनिक कोई केस है, जितना मर्जी कुछ भी है, ये जो ऑल्फेक्शन है ये सर्टेनली उतना ही असर करेगी। अपने किताब पे दो, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। तो बोले उतना ही सेफली, उतनी ही सर्टनली ये मेडिसिन एक्ट करेगी जितना के हम थ्रू माउथ या थ्रू ग्लोब्यूल या थ्रू वाटर देते हैं।
I can scarcely name one in 100 out of many patients that has sought the advice of myself and my assistant during the past year whose chronic or acute disease we have not treated with the most happy results solely by the means of this olfaction. बोले कोई शायद 100 में से एक ऐसा हो जिसको आराम नहीं है, लेकिन तो बोल रहे कि हमने मोस्ट श्योरली मोस्ट बेटर वे में इस मेथड के साथ, इस वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पेशेंट्स को ठीक किया है. During the later half of this year, moreover, I have become convinced of what I could never previously have believed. मैं पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी मेरे को convince हो गया that by this olfaction, the power of the medicine is exercised upon the patient in at least the same degree of strength, and that more quietly, and just as long as when the dose of medicine is taken by the mouth, and that consequently the intervals at which the olfaction should be repeated should not be shorter than in the ingestion of the material dose by the mouth. बोल रहे इवन वो कितने लंबे तक असर करेगी ऑल्फेक्शन के थ्रू जो मेडिसिन दी गई, तो उसका असर कितनी देर तक रहा. वो बोल रहे कि मैं पहले बिलीव नहीं करता था कि भी हो सकता है, मेरे को ये बिलीव था कि भी ऑल्फेक्शन से आराम आता है, लेकिन उसका असर इतनी देर तक रहेगा जितना ओरली मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने पे रहता था क्या. तो बोल रहे कि मैं भी इस चीज से सरप्राइज हो गया हूं और कन्विंस भी हो गया हूं कि दोनों तरीकों से जब मेडिसिन दी जाती है तो उनका एक्शन भी इक्वली होता है और उतने ही लंबे समय तक होता है. ठीक है ना. सो दिस इज द थर्ड वे ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन थ्रू ऑल्फेक्शन. Aphorism 289. Every part of our body that possesses the sense of touch is also capable of receiving the influence of medicine and of propagating their power to all the other parts. जहां पे भी एक सेंस ऑफ टच है, जहां पे भी बेसिकली कोई भी बॉडी पार्ट है, आगे तो इस पे भी बात करेंगे भी, अगर सेंस भी नहीं है तो भी मेडिसिन एक्ट करती है. ठीक है. तो किसी भी बॉडी पार्ट से मेडिसिन को दे दिया जाए वो उतनी ही कैपेबली मेडिसिन का इन्फ्लुएंस जो है वो ट्रांसफर करती है बॉडी पे, जितने कैपेबली वो थ्रू ऑल्फेक्शन कर सकती है. बेसिकली इन एफोरिज्म में ना एक छोटी सी बात निकल के आती है. क्या निकल के आती है कि मेडिसिन कैसे देनी है, दैट इज नेवर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द क्योर. कि जी हमने मेडिसिन शायद स्मेल करा दी थी इसलिए काम नहीं किया, और स्किन पे लगा दी थी इसलिए काम नहीं, और कोई पेशेंट माउथ से नहीं ले रहा है इसलिए काम नहीं कर रही. ठीक है ना. तो मेडिसिन हमने कैसे दी, थ्रू विच वे वी हैव एडमिनिस्टर्ड, वो बेसिकली इट कैन नेवर बिकम एन एक्सक्यूज कि भी दवाई ने इसलिए काम नहीं किया. वो हाँ ये हो सकता है होम्योपैथिक नहीं थी, सिमिलिमम नहीं थी तो काम नहीं किया, लेकिन द वे यू हैव एडमिनिस्टर्ड इट नेवर बिकम्स एन ऑब्स्ट्रक्शन कि जी इस वजह से शायद ना काम किया. तो ये आप हमें अपने दिमाग से निकाल देना है बेसिकली. ठीक है ना. तो इतने मेथड हैं मेडिसिन देने के, आप उनमें से कोई भी दो, इट विल प्रोड्यूस एन इक्वल इफेक्ट ऑन द बॉडी. Footnote to aphorism 289. A patient even destitute of the sense of smell. एक पेशेंट है उसके सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं है, and may expect any equally perfect action and cure from the medicine by olfaction. और वो भी अगर olfaction ले रहा है तो उस पर भी equal effect करती है दवाई. ठीक है ना. यहां तक बात हमने डॉक्टर हनीमन ने कर दी है कि इस चीज को दिमाग में मत रखना जी ऐसे दी थी मेडिसिन या वैसे दी थी, वो वैसे नहीं दे पाए इसलिए शायद उसने काम नहीं किया. Besides the stomach, the tongue and the mouth are the parts most susceptible to the medicinal influence. ठीक है ना. स्टमक के बाद जो टंग और माउथ है हमारा, ये मोस्ट ससेप्टिबल पार्ट्स हैं मेडिसिनल इन्फ्लुएंस के लिए. लेकिन इंटीरियर ऑफ द नोज इज more especially so, and the rectum, the genitals, as also all particularly sensitive parts of our body are almost equally capable of receiving the medicinal action. ठीक है ना. जितने भी हमारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के वो इक्वली कैपेबल है मेडिसिनल एक्शन के लिए. हेंस ऑल्सो पार्ट्स दैट आर डेस्टिट्यूट ऑफ स्किन, जहां पे स्किन नहीं है, वुंडेड है और अल्सरेटेड स्पॉट्स, परमिटेड द पावर्स ऑफ मेडिसिन टू एक्सरसाइज almost as penetrating an action upon the organism as if the medicine had been taken by the mouth or still better by olfaction and inhalation. बोले कोई इंजर्ड पार्ट है, कोई अल्सर है, उस पर भी अगर हमने मेडिसिन लगा दी, वहां से भी अगर मेडिसिन दे दी गई तो भी उसने वैसा ही असर किया जैसे माउथ पे लेने पे ऑल्फेक्शन या इनहेलेशन लेने पे मेडिसिन ने काम किया. यहां तक बात है कि भाई हाउ टू एडमिनिस्टर
डज नॉट मैटर, ये मैटर करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए कभी भी। Even those organs which have lost their peculiar sense, for example, a tongue and palate that have lost the faculty of tasting, or a nose that has lost the faculty of smelling, communicate the power of medicine that acts first on them alone, not less perfectly to all the other organs of the body, ठीक है ना। नॉट लेस मीन्स कि परफेक्टली, जहां पे टेस्ट नहीं है, जहां पे पावर ऑफ स्मेल नहीं है, वो भी मेडिसिन को कम्युनिकेट करते हैं टू दी ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट तक उसका असर पहुंचाते हैं, इवन वहां पे सेंस नहीं है प्रॉपर, तो भी वो मेडिसिन का जो एक्शन है बॉडी के ऊपर वो कम नहीं होता, वो परफेक्टली वैसे ही काम करती है। Even the external surface of the body covered as it is with skin and epidermis is not unsusceptible of the powers of medicines, especially those in a liquid form, but the most sensitive parts are also the most susceptible, ठीक है। इवन बोल रहे हैं जो आपकी स्किन है, एपिडर्मिस है, वो भी ससेप्टिबल है टू द पावर्स ऑफ मेडिसिन, स्पेशली जब हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जब हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू टेक मेडिसिन फ्रॉम दिस पार्ट, तो हम बोलते हैं कि उनके स्किन के ऊपर रब कर दीजिए मेडिसिन को, तो उनपे भी उतना ही असर। अगर आपको याद होगा वो बच्चा ओपियम वाला जिसका लंग जो था वो नहीं था डेवलप्ड फॉर्म में, तो उसमें भी इट वाज गिवन थ्रू दी स्किन, उसको कोई ओरली या ऑल्फेक्शन नहीं दी गई थी, उसको स्किन के थ्रू ही दी जा रही थी मेडिसिन, ठीक है ना, और वो हमारे सामने है वो रिजल्ट उसका। तो इवन थ्रू स्किन, वो स्किन पे लगाने से उसका जो लंग की डेवलपमेंट है, जो बच्चे की डेवलपमेंट है, वो हो गई। तो ये एक हमारे सामने एक एविडेंस है इन एफोरिज्म्स का कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज जो है, ठीक है ना, दैट इज नॉट अ मैटर इफ द मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, वो मैटर नहीं हो सकता। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा उसके लिए भी, दवाई क्यों नहीं काम कर रही, ठीक है। तो एनी वे यू आर एडमिनिस्ट्रिंग, हम किसी भी तरह से उसको एडमिनिस्टर करते हैं, वो इक्वली एंड उतना ही काम करती है, और हमारे हमने देखा हुआ है क्लिनिक्स में अपने पास, ठीक है। डॉक्टर हनेमन ने तो लिखा ही है अपने एक्सपीरियंस, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमने भी किया हुआ है, और वो बहुत सारे केसेस में, इवन वो जो कॉमा का एक केस था आपको अगर हमने डिस्कस किया था एक बहुत पीछे पहले, उनमें भी इट वाज थ्रू दी स्किन जो मेडिसिन दी गई। फुटनोट टू एफोरिज्म 292, rubbing in appears to favor the action of the medicine only in this way, that the friction makes the skin more sensitive and the living fibers thereby more capable of feeling, as it were, the medicinal power and the communicating to the whole organism this health affecting sensation, ठीक है। जब हम रब करते हैं तो जो स्किन है वो हल्की सी फ्रिक्शन से सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है ना, एंड द मेडिसिन बेसिकली इज टेकन इन अ मोर इजी वे अफेक्टिंग द हेल्थ, ठीक है। द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्रिक्शन टू द इनसाइड ऑफ थाइज, एक पहले एक मेथड चलता था जिसके बारे में इंट्रोडक्शन में भी दिया गया है कि जब कोई मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट देनी होती थी तो पहले थाइज के ऊपर ना ऐसे फ्रिक्शन करते थे, थोड़ा छील लेते थे स्किन को, ठीक है ना, छील के जब वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती थी, इन्फ्लेम्ड हो जाती थी, फिर उसके ऊपर मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट लगाते थे। तो उसके बारे में अभी ये अगली लाइन है, द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्रिक्शन टू द इनसाइड ऑफ द थाई makes the mere laying on of the mercurial ointment afterwards quite as powerfully medicinal as if the ointment itself had been rubbed upon that part। बोल रहे कि अगर सीधी ऑइंटमेंट लगा देते तो वो भी उतनी पावरफुली एक्ट करती है, ठीक है। वो कहने का क्या मतलब, बाद में आता हूँ उस पर। अगर आप पहले उसको फ्रिक्शन के साथ रब करके फिर उसके ऊपर लगाओगे तो भी वही काम करेगी। अ प्रोसेस विच इज टर्म्ड रबिंग इन, इस प्रोसेस को रबिंग इन कहते थे, बट इट इज वेरी डाउटफुल वेदर द मेटल इटसेल्फ can penetrate in substance into the interior of the body or be taken up by the absorbent vessels by means of this so called rubbing in, ठीक है ना। मतलब लेकिन इसमें हमेशा डाउट है कि जो मर्करी है उसको एज अ सब्सटेंस, एज अ मैटर, एज अ मटेरियल डोज, क्या उसको स्किन अंदर को लेके जा सकती है, या एब्जॉर्बेंट वेसल्स हैं उसको लेके जा सकती है, इसके बारे में बोल रहे कि एक शक ही रहता है, डाउट रहता है। होम्योपैथी हाउएवर हार्डली एवर रिक्वायर्स फॉर इट्स क्योर द रबिंग इन। अगर होम्योपैथी को अप्लाई करना तो हमें रबिंग इन की जरूरत नहीं है, पहले रबिंग इन करके उसको फ्रिक्शन करके सेंसिटिव करके फिर उसके ऊपर लगाया जाए, नहीं, सीधी आप दवाई लो और उसके ऊपर लगा दो एंड इट इज डन। रबिंग इन ऑफ एनी मेडिसिन नॉट डज इट नीड एनी मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट, ठीक है ना, और ना ही होम्योपैथी में किसी मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट की जरूरत पड़ती है,
कि जो मर्करी है वो पार्ट को सेंसिटिव कर देगा और देन द मेडिसिन विल एक्ट। ठीक, तो ये बेसिकली उस टाइम जो प्रैक्टिस चल रही थी कि उसके साथ कोई कंफ्यूजन ना करे जी, अच्छा ये जो है एप्लीकेशन स्किन के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, ये वैसी ही है जैसे कि मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट की है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए डॉक्टर हनेमन ने एक फुटनोट दिया है कि मैं उस रबिंग इन की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही वैसे देने की जरूरत है होम्योपैथिक मेडिसिन को। आप उसको सिर्फ लिक्विड फॉर्म में स्किन के ऊपर अप्लाई कर दो एंड इट विल स्टार्ट एक्टिंग। तो यहां तक एफोरिज्म 292 तक जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज के एफोरिज्म्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो अगेन आप किसी भी तरह से दो, मेडिसिन इक्वली एक्ट करती है। उसको थ्रू ग्लोब्यूल दो, उसको थ्रू ऑल्फेक्शन दो, उसको थ्रू पानी में डिजोल्व करके दे, हाँ ठीक है, वो एक अलग अलग तरीके हैं देने के। उससे डोज को हम बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमम डोज को कि भाई कैसे दी जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके अलग अलग वेज हैं। लेकिन आप कैसे भी दो, द मेडिसिन एक्ट्स इन द सेम वे। द मेडिसिन का जो एक्शन है या उसकी जो पावर है उसके ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट कैन बी गिवन इन एनी फॉर्म। नाउ वी विल कम टू द एफोरिज्म 293। I find it necessary to allude here to animal magnetism, as it is termed, or rather mesmerism, as it should be called out of the gratitude to Mesmer, its first founder. तो ये एनिमल मैग्नेटिज्म या मेस्मेरिज्म के ऊपर एक दो एफोरिज्म हैं। क्या होता है मेस्मेरिज्म? एक थोड़ा सा जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं, मेस्मेरिज्म इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। जैसे हम मेडिसिन के थ्रू, ग्लोब्यूल्स के थ्रू एक राइट सिमिलिमम, एक राइट एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, वैसे एक मेस्मेरिज्म का तरीका है जहां पे कोई भी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू वेरियस मीन्स। लेकिन उसके बहुत सर्टेन कंडीशंस हैं, वो जिसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और उसके बारे में डॉक्टर हनेमन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी देंगे मैस्मेरिज्म के बारे में। होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में सब में एनर्जी है, आपको सिर्फ उसको देने का सही तरीका पता होना चाहिए, देनी कैसे है ये। तो मैस्मेरिज्म में इज अ बेसिकली अ कंडीशनल प्रैक्टिस। क्यों कंडीशन है वो बात करते हैं। विच डिफर सो मच इन इट्स नेचर फ्रॉम ऑल अदर थेराप्यूटिक एजेंट्स, ये बाकी सब थेराप्यूटिक एजेंट से बहुत डिफर करती है। दिस क्यूरेटिव पावर ऑफन सो स्टूपिडली डिनाइड which streams upon a patient by the contact of a well-intentioned person powerfully exerting his will either acts homeopathically। ठीक है ना। सो पहली कंडीशन तो होनी है कि बहुत वेल इंटेंशनड पर्सन होना चाहिए। चलो वो तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो है, फिजिशियन है, वो भी वेल इंटेंशनड ही होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि एक इंसान है जो अपनी विल और अपनी जो विल और अपनी जो एनर्जी है वो दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। अब मेरी एनर्जी एक्सर्ट हो रही है, मेडिसिन की नहीं। ठीक है ना। एक इंसान की जो एनर्जी है वो एक्सर्ट होनी चाहिए, तो वो जो एनर्जी है वो बड़े वेल इंटेंशन के साथ एक्सर्ट करनी होती है। और ये एक्ट कब करती है? होम्योपैथिकली, बाय द प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ द डिजीज स्टेट टू बी क्योर्ड। ठीक है ना, उसी होम्योपैथिक वे में। एंड फॉर दिस पर्पज अ सिंगल पास मेड विदाउट मच एक्सर्शन ऑफ द विल with the palms of the hand, not too slowly, from the top of the head downwards over the body to the tips of the toes, is serviceable in, for instance, uterine hemorrhages, even in the last stage when death seems approaching। ठीक है ना। कोई ऐसा इंसान है जो मेस्मरिज्म प्रैक्टिस करता है, वो अगर ऐसे करके सिर से लेके पांव तक एक ऐसे हाथ घुमा दे, ऐसे हाथ, ठीक है ना, तो बोल रहे उससे भी जो है होम्योपैथिक क्योर्स देखे गए हैं। होम्योपैथिक क्योर्स मीन्स कि वैसे ही थोड़ा सा सिम्टम की एग्रावेशन होकर एम्युलरेशन होनी शुरू हो जाती है। Even in the last stage when the death seems approaching, or it is useful by distributing the vital force uniformly throughout the organism। यह इस मेथड से क्या किया जाता है कि वाइटल फोर्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है when it is in abnormal excess in one part and deficient in other parts। जब एक पार्ट में एबनॉर्मल एक्सेस में और एक में बिल्कुल डेफिशिएंट स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल इन रश ऑफ ब्लड टू द हेड, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, रश ऑफ ब्लड है टू द हेड, कंजेस्टिव हेडेक हो रहा है, तो एक पार्ट पे ज्यादा एनर्जी फोकस होगी, बाकी की बॉडी जो है वो वीक फील कर रही है। सो इन केसेस में स्लीपलेस, एंशियस, रेस्टलेसनेस ऑफ वीकली पीपल। ठीक है, माइंड में ज्यादा एनर्जी गई हुई है, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, हेड सेक्ट्रा।
बाय मीन्स ऑफ अ सिमिलर सिंगल बट समवट स्ट्रॉन्गर पास। ऐसा ही एक पास दिया जाता है हैंड के साथ, लेकिन इन अ स्ट्रॉन्गर वे। और फॉर द इमीडिएट कम्युनिकेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द वाइटल फोर्स टू समवन वीकेंड पार्ट और टू द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, या फिर रिस्टोरेशन करनी है वाइटल फोर्स की, जहां पे बिल्कुल ही वीक हो गई है वाइटल फोर्स, वहां पे एक इमीडिएटली रिस्टोरेशन चाहिए। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी अटेन्ड सो सर्टेनली एंड विद सो लिटिल इंटरफियरेंस विद द अदर मेडिसिनल ट्रीटमेंट बाय एनी अदर एजेंट बिसाइड्स मेस्मेरिज्म। If it is wished to supply a particular part with the vital force, this is affected by concentrating a very powerful and well-intentioned will for the purpose and placing the hands or tips of the fingers on the chronically weakened parts, whether an internal chronic dyscrasia has transferred its important local symptoms, as for example in the case of old ulcers, amaurosis, paralysis of certain limbs। ठीक है, कोई पार्ट्स हैं जो बहुत वीकन हो गए, तो वो एक वेल इंटेंशन प्लेसमेंट ऑफ द हैंड और द टिप्स ऑफ द फिंगर जो है उस क्रॉनिकली वीकेंड पार्ट के ऊपर किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को पैरालिसिस है बड़े लंबे समय से, कोई बहुत पुराने अल्सर्स हैं, एमोरिसिस की स्टेट है, तो उन केसेस में ऐसे मेस्मर जो है सब अपना जो मेस्मराइज कर रहा है वो उसको ऐसे यूज कर सकता है। मैनी रैपिड एपरेंट क्योर्स परफॉर्म्ड इन ऑल एजेस बाय मेस्मराइजर्स एंडोड विद ग्रेट नेचुरल पावर बिलोंग टू दिस क्लास। ठीक है ना, बहुत सारे जो क्योर्स किए हैं, रैपिड क्योर्स किए हैं थ्रू दी एजेस मेस्मराइजर्स ने, वो सब इस क्लास को बिलोंग करते हैं, जहां पे उन्होंने एक वीकेंड पार्ट के ऊपर हाथ रखा और उसको ठीक कर दिया। The effect of communicated human power upon the whole organism was most brilliantly shown in the resuscitation of persons who had lain some time apparently dead by the most powerful sympathetic will of a man in full vigor of vital force, and of this kind of resurrection history records many undeniable examples। ऐसे ही बोलने के केसेस देखे गए हैं जहां पे इंसान मर गया था, he was apparently dead, लेकिन एक इंसान जो विच हु वाज इन अ फुल वाइगर ऑफ वाइटल फोर्स, उसने उसको रिसरेक्ट कर दिया, रिससिटेट कर दिया अपने मेस्मेरिज्म के साथ। और ऐसे एग्जांपल्स हमने सुनी हुई हैं काफी। ठीक है, तो ये भी एक फिनोमेना है टू बेसिकली ट्रांसफर एनर्जी। अब थोड़ी सी आगे बात करेंगे फुल वाइगर ऑफ वाइटल फोर्स। ये बड़ी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पावरफुल सिंपैथेटिक विल एंड द फुल वाइगर ऑफ वाइटल फोर्स। जो हमने हम बात करते हैं ना, हमारी हिस्ट्री में भी कोई बातें होती हैं, कोई कोई संत थे, कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी की बीमारी को गया और वापस आया और ठीक था। ठीक है ना, वो सब जो एग्जांपल्स हैं वो इसी की हैं, मेस्मेरिज्म की ही। सो द फर्स्ट नोट फुट नोट है इसका, द स्मॉलेस्ट होम्योपैथिक डोज विच हाउएवर ऑफन अफेक्ट्स वंडर्स व्हेन यूज्ड ऑन प्रॉपर ओकेजन्स। Imperfect homeopathists who think themselves monstrously clever not infrequently deluge their patients in difficult diseases with doses of different medicines given rapidly one after the other, which although they may have been homeopathically selected and given in highly potentized attenuation, bring the patients into such an overexcited state that life and death are struggling for the mastery। मतलब होम्योपैथिक जो डोजेस हैं हम जब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे में देते हैं, तो इट हैज बेसिकली डन वंडर्स, और हमने देखे हुए हैं वो वंडर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी होम्योपैथिस्ट हैं हु आर इम्परफेक्ट इन देमसेल्व्स और बहुत क्लेवरनेस शो करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो डिफिकल्ट डिजीजेस हैं थोड़ी, है ना, उसमें जो डोजेज हैं मेडिसिन की, वो बहुत रैपिडली देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और कभी कभी डिफरेंट मेडिसिन की डोजेज देते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद। तो वो लगे उल्टा सही असर करने की जगह वो और बुरा असर करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं अगर उनको प्रॉपर वे में, जैसे उनको डॉक्टर हनेमन ने हमें इस ऑर्गन में बताया कि भी ऐसे ही देनी चाहिए, अगर हम वैसे नहीं देते, जहां जहां पे उन्होंने क्वेश्चन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यही एफोरिज्म में क्वेश्चन किया भी, इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी जो डोजेज हैं अलग अलग मेडिसिन की वन आफ्टर दी अनदर, ऐसे नहीं देनी चाहिए हमें दवाई। सुबह सल्फर दे दी, शाम को कैलकेरिया दे दी, अगले दिन पल्साडेला दे दी, उसके अगले दिन कोई और दे दी, और दे दी। बोले इससे जो है पेशेंट का नुकसान होता है। तो जो जहां जहां वर्ड ऑफ कॉशन है अगर हम उसको नहीं फॉलो करते, तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्दो बीइंग अ जेंटल मेडिसिन, ऑल्दो बीइंग अ वेरी स्मॉल डोज, और ये वो भी नुकसान कर सकती है। ठीक है ना, और बोलेंगे ऐसी स्टेट में ले आती है, ओवर एक्साइटेड स्टेट ऑफ द वाइटल फोर्स बन जाती है, जहां पे लाइफ और डेथ की बात बन जाती है।
एंड द लीस्ट एडिशनल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन वुड इनफेलिबली किल देम, और अगर और थोड़ी सी कोई ऐसी मेडिसिन दे दी तो पक्का उनको खत्म कर देगी पेशेंट को. इन सच केस अ mere gentle mesmeric pass and the frequent application for a short time of the hand of a well-intentioned person to the part that is particularly affected produce the harmonious uniform distribution of the vital force throughout the organism and therewith rest, sleep and recovery. बोले ऐसे केसेस में भी कोई वेल इंटेंशनड इंसान है, अगर फिजिशियन वेल इंटेंशनड है, उसके अंदर उतनी पावर है, तो वो अगर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए एक पास दे देगा, एक मैस्मरिक पास दे देगा. क्योंकि क्या है कि जब आप बार बार दोबारा दोबारा मेडिसिन दे रहे हो तो एक मेडिसिनल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है बॉडी में. ठीक है. अब एक तो डिजीज एनर्जी है, उसके अगेंस्ट हमने मेडिसिनल एनर्जी देनी है. ठीक है. लेकिन एक मेडिसिनल एनर्जी ही इतनी बन जाए कि वो पेशेंट को तंग करना शुरू कर दे, और खास करके पेशेंट भी आगे से सेंसिटिव हो, तो ऐसे केसेस में जो है वो पेशेंट को फिर कभी कभी क्या करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा देना पड़ता है हमें, या कोई हो ऐसा इंसान, वेल इंटेंशन इंसान है, वो ऐसा कुछ कर दे तो जो उसकी जो वाइटल फोर्स है वो एक हार्मोनियस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है. ठीक है ना. और उसके बाद रेस्ट, स्लीप और रिकवरी के साथ वो ठीक भी हो जाते हैं. Although by this restoration of the vital force, which ought to be repeated from time to time, no permanent cure can be effected in cases where, as has been taught above, a general internal dyscrasia lies at the root of the old local affection, as it always does. Yet this positive, ठीक है बोले, लेकिन जितनी मर्जी बार हम ऐसे रिस्टोरेशन करते रहे वाइटल, अब बात फिर से घूम फिर के सब कुछ कह के वहीं पे आ जाती है कि अगर कोई इंटरनल डिस्क्रेशिया है, सोरा अंदर चल रहा है, ठीक है ना, तो इवन बाय दिस मेथड नो परमानेंट क्योर कैन बी इफेक्टेड. वो रिस्टोर तो कर देगा कुछ टाइम के लिए वाइटल फोर्स को, ठीक है ना, बट दिस रिस्टोरेशन इज नॉट इन अ पैलिएटिव वे, इट इज नॉट इन एन एंटीपैथिक वे जहां से वो फिर से वापस, रिस्टोरेशन भी प्रॉपर ही होती है लेकिन होती कुछ समय के लिए, वो परमानेंट क्योर नहीं कर पाती. लेकिन फिर भी येट दिस पॉजिटिव स्ट्रेंथनिंग एंड इमीडिएट सैचुरेशन विद द वाइटल फोर्स which no more belongs to the category of palliative, ये palliative वे में नहीं है, then does eating and drinking when hunger and thirst are present. ठीक है ना. बोले जैसे कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हम जैसे खाना खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, वैसे ही वाइटल फोर्स जब कम थी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी हमने वाइटल फोर्स की दे दी. बोले सर वो भूख को पूरा ही किया है, लेकिन ये नहीं फिर से भूख नहीं लगेगी, फिर से लगेगी, तो वो भूख लगना बंद करवाना है उसका. is no mean auxiliary to the actual treatment of the whole disease by the homeopathic medicine. तो बोल रहे ये जो mesmerism है, हम इसको ऑक्सिलरी मतलब उसके सिनोनिमस नहीं कह सकते जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक मेडिसिन का है. टेम्परेली एक एनर्जी दे देती है बॉडी को, ठीक है ना, एक डायनामिक ग्लूकोज की तरह काम करती है, ग्लूकोज की बोतल होती है ना आईवी, तो डायनामिक लेकिन लेवल में वो दे देती है उसको कि भी इतनी एनर्जी अभी तेरे को दे दी, अभी थोड़ी देर तू बढ़िया रहेगी. लेकिन नो मीन ऑक्सिलरी टू द एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ द होल डिजीज बाय द होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता मेस्मेरिज्म, जो एक एक्चुअल ट्रीटमेंट हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ करते हैं. ठीक है. तो एक जो समझने वाली बात क्या है कि मेस्मेरिज्म जो है, ठीक है, वो ठीक है करता है, आराम दे देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन जब तक वो सो रहा है अंदर, वो इंटरनल डिस्क्रेशिया है, वो इंटरनल म्याज्म चल रहा है, तब तक डिजीज को नहीं ठीक किया जा सकता विदाउट द प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. एनर्जी कम थी, उसने रीबैलेंस कर दिया, एनर्जी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मेस्मेरिज्म से उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन वो जो टेंडेंसी है अंदर फिर से ऐसे होने की वो नहीं खत्म हुई, और वो बिना प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन से खत्म नहीं हो सकती. इसीलिए यहां पे लिखा है कि ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकती चीज. इट इज नो मीन ऑक्सिलरी टू द एक्चुअल ट्रीटमेंट, उसकी ऑक्सिलरी नहीं है ये कि उसकी जगह ये कर दिया जाए, नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा आपको. सो द थर्ड फुट नोट, अभी ये बात है कि एक जो मेस्मर है उसका जो वाइगर है, वाइटल फोर्स की एनर्जी है, वो जैसे पीछे बोले कि एक सिंपैथेटिक विल होनी चाहिए एंड इट शुड बी अ वेरी वाइग्रस विल, उसके ऊपर है, स्पेशली वन ऑफ दोज पर्सन ऑफ हुम देर आर नॉट मैनी हु, ठीक है ना, बोला ऐसे है नहीं बहुत लोग, along with great kindness of disposition, डिस्पोजिशन में काइंडनेस होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, ठीक है ना, एक काइंडनेस होनी चाहिए अंदर, एंड परफेक्ट बॉडीली पावर्स, और बॉडीली पावर जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए.
possesses but a very moderate desire for sexual intercourse। और उसमें जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं बहुत मॉडरेट फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि वो इजीली कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि हमने पहले भी एक बात की थी कि जो एनर्जी है वो एक्चुअली यहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन लेती है। द पीपल जिनमें एक टेंडेंसी है कोई फॉर दी लो सेक्सुअल एनर्जीज और इम्पोर्टेंसी हम बोल देते हैं स्टेरिलिटी के लिए, दे कैन नॉट गो ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो कभी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए वो एनर्जी चाहिए। उन सेंटर्स को, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, आगे आगे ऊपर ऊपर जाते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो सिमिलरली जो मेस्मरर है, जो मेस्मराइजिंग करता है, उसमें एक परफेक्ट बॉडीली पावर या पावर ऑफ मेस्मरिज्म कहां से आती है? वो भी इसी से आती है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, which it would give him very little trouble wholly to suppress, in whom consequently all the fine vital spirits that would otherwise be employed in the preparation of the semen are ready to be communicated to others by touching them and powerfully exerting the will। तो जितनी भी वो एनर्जी बेसिकली सीमन के प्रोडक्शन में या इसमें होगी, यूज होनी थी, वो ही एनर्जी अभी ऊपर एनर्जी सेंटर्स में, हार्ट सेंटर में इसमें जाके इट इज रेडी टू बी कम्युनिकेटेड टू दी अदर्स। क्योंकि जब आपने एनर्जी देनी है किसी को, आपको फोर्स देनी है किसी को, तो आपके पास भी होनी चाहिए ना। आपके पास कहां से आएगी? मैस्मर के पास कहां से आएगी? जो इंसान मैस्मरिज्म प्रैक्टिस कर, वो कहां से आएगी वो पावर? वो सप्लीमेंट खाने से थोड़ी आएगी, कोई प्रोटीन शेक पीने से थोड़ी आती है वो तो है अंदर पावर। इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। वो ट्रांसफॉर्म होगी एक अलग चीज में। ठीक है ना। तो जितनी भी वो फाइन वाइटल स्पिरिट्स, जितनी भी वो फाइन वाइटल फोर्स जो थी, वो बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ सीमन में या ऐसे हार्मोन्स में लगनी थी, वो अब ट्रांसफर होके इट इज रेडी टू बी ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन, ताकि जो उसकी वाइटल फोर्स या वाइटल एनर्जी कम हुई है उसको फिर से बढ़ाया जा सके। सम पावरफुल मेस्मराइजर्स with whom I have become acquainted had all this peculiar character। जिनको मैं जानता हूं, कोई मेस्मरिज्म है, को मेस्मराइजर्स हैं जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और मैं उनको जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ या जिनको एक्वेंटेंस है मेरी डॉक्टर हनीमन की, तो उनमें सब में पेकुलियर करेक्टर है ये वाला। ठीक है ना। दैट दे हैव असेंडेड देयर एनर्जीज। सो एफोरिज्म 294 लास्ट एफोरिज्म है हमारा। All the above mentioned methods of practicing mesmerism depend upon an influx of more or less vital force into the patient। ठीक है ना। ये जो ऊपर वाले जितने भी मेथड थे मैस्मरिज्म के, हाथ रख के या पास देके, दे आर बेसिकली के मेस्मराइजर से जो एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, वो पेशेंट की तरफ जा रही है, एंड हेंस आर टर्म्ड पॉजिटिव मेस्मरिज्म। इसको कहते हैं पॉजिटिव मेस्मरिज्म। एन ऑपोजिट मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेस्मरिज्म, however, as it produces just the contrary effect। एक बिल्कुल उल्टा मेथड भी है जहां से पेशेंट से मेस्मराइजर की तरफ एनर्जी जाती है। As it produces just the contrary effect, ये बिल्कुल उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, deserves to be termed a negative mesmerism। ठीक है ना। इसको नेगेटिव मेस्मरिज्म का बोल रहे हैं कि एक कैटेगरी या टर्म देनी चाहिए। To this belong the passes which are used to rouse from the somnambulic sleep। ठीक है। ये भी टुवर्ड्स क्यूरेटिव या टुवर्ड्स रिलीफ देने के लिए की जाती है नेगेटिव मेस्मरिज्म में। लेकिन वहां पे क्या है कि एक पेशेंट में एनर्जी ज्यादा हो गई है, विच हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट सेल्फ इनटू अ लेटेंट स्टेट, जो पेशेंट को तंग कर रही है, तो उसमें से वो एनर्जी जो है वो बाहर निकालनी होती है। तो दिस बिलोंग द पासेस विच आर यूज्ड टू राउज फ्रॉम द सोमनाम्बुलिक स्लीप। ठीक है ना। कोई सोमनाम्बुलिक स्लीप में चला गया है, सोया हुआ है लेकिन चल फिर रहा है, बात कर रहा है। एज ऑल्सो ऑल द मैनुअल प्रोसेसेस known by the names of soothing and ventilating। This discharge by means of negative mesmerism of the vital force accumulated or to excess in individual parts of system of undebilitated persons। undebilitated, थकावट नहीं है, थके हुए नहीं है, वीकनेस नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, वो डेबिलिटेशन नहीं है उनको कहीं भी। तो वहां से पता लगता है भी जो एनर्जी है वो वीकेंड स्टेट में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा वाइटल फोर्स या फोर्स वो किसी इंडिविजुअल पार्ट में एक्सेस में एक्यूमुलेट हो चुकी है। The person is most surely and simply performed by making a very rapid motion of the flat hand, extended hand,
held parallel and about an inch distant from the body, from the top of the head to the tips of the toes. ठीक है ना, वहां पे स्लोली स्लोली करना था, स्लोली तो बहुत स्लोली भी नहीं, लेकिन यहां पे रैपिड मोशन के साथ जो है एक पास दिया जाता है, वैसे ही सिर से पैर की तरफ. द मोर रैपिडली दिस पास इज मेड, सो मच द मोर इफेक्चुअली विल द डिस्चार्ज बी इफेक्ट. और जितनी रैपिडली ये पास किया जाएगा उतने ही रैपिडली वो जो है डिस्चार्ज है वो इफेक्ट होगा वाइटल जो एक्सेसिव एनर्जी है उसमें. Thus, for instance, in the case where a previously healthy woman, from the sudden suppression of her catamenia by a violent mental shock, lies to all appearance dead, the vital force which is probably accumulated in the precordial region will by such a rapid negative pass be discharged and its equilibrium throughout the whole organism restored. मेरे को ऐसी लेडी एग्जांपल दे रहे हैं. फॉर इंस्टेंस एक लेडी थी, ठीक है ना, विच वॉज इन अ प्रीवियस हेल्थ और सडनली बिकॉज ऑफ सम वायलेंट मेंटल शॉक उसकी जितनी भी एनर्जी थी इट बेसिकली वेंट इनटू द स्टेट ऑफ कैटामीनिया. ठीक है ना, एकदम से बेहोशी में और एंग्विश में और इस चीज में चली गई और ऐसा लग रहा था अभी मर जाएगी अभी ये. ठीक है ना, और उसके जो प्री कॉर्डियल रीजन है उसमें ऐसा लग रहा था कि सारी एनर्जी यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गई है. तो ऐसे केस में रैपिड नेगेटिव पास के साथ जो इक्विलिब्रियम है उसको रिस्टोर कर दिया गया, सो दैट द रिससिटेशन जनरली फॉलोज इमीडिएटली. In like manner, a gentle, less rapid negative pass diminishes the excessive restless. है ना, बहुत excessive restlessness है because of the excess of energy. Sleeplessness excess of energy के साथ उसमें भी एक rapid pass के साथ इसको जो है थोड़ा सा कम किया जा सकता है. Accompanied with anxiety sometimes produced in a very irritable person by a too powerful positive pass. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा किसी को पॉजिटिव पास दे दिया मेस्मेरिज्म के साथ तो उसमें भी ये स्टेट आ जाती है, एनर्जी ज्यादा चली गई निकालो उसको. ठीक है, तो एक वेज है ये जो बताए गए हैं, इनको बेसिकली मेंशन करने का एक डॉक्टर हनीमन का एक जो पीछे रहा कि भी ये भी एक वे है. ठीक है, एंड दिस बेसिकली जब हम इस वे को देखते हैं या इससे हुए कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमारा एक जो मन में एक चीज आ जाती है कि हाँ, जो कुछ चीजें कैन अमाउंट टू क्योर, विच वी कैन से क्योर, विच वी कैन से एक प्रॉपरली हेल्दी स्टेट एस्टेब्लिश हो सकती है, तो वो डायनामिक वे में ही हो सकती है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ की गई हो या मेस्मेरिज्म के साथ. वो हो सिर्फ डायनामिक वे में ही सकती है. इसमें हमारा जो बिलीफ है, इसमें जो हमारी कन्विक्शन है, जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने आसपास, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. When first footnote aphorism 294 का, when I hear speak of the decided and certain curative power of positive mesmerism, I most assuredly do not mean that abuse of it. ठीक है ना, मतलब जब मैं पॉजिटिव मेस्मेरिज्म की बात कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका अब्यूज नहीं हो सकता, उसका भी अब्यूज हो सकता है. वेयर बाय रिपीटेड पासिस ऑफ दिस काइंड, बार बार पास किए जाए ऐसे, continued for half an hour or a whole hour at a time and even day after day, performed on weak nervous patients, that monstrous revolution of the human system, whole human system is affected, which is termed somnambulism. मतलब बार बार कर करके वो एनर्जी इतनी बढ़ा दी जाती है कि बॉडी हैज टू पुट द होल एनर्जी इनटू अ स्टेट कि जहां पे वो एक लेटेंट स्टेज में रहती है और उसका एक इफेक्ट होता है सोमनैम्बुलिज्म, wherein the human being is ravished from the world of sense. वो एक वर्ल्ड ऑफ सेंस है जो उससे ही कट गया और कहां पहुंच गया, seems to belong more to the world of spirits. वो एक स्पिरिट्स के वर्ल्ड में किसी काइंड ऑफ हेलुसिनेशन में और ऐसी उसको चीजें दिखने लग गई. A highly unnatural and dangerous state by means of which it has not infrequently been attempted to cure chronic diseases. और ये एक उसका साइड इफेक्ट भी है मेस्मेरिज्म का, अगर ज्यादा कर दिया जाए कि वो पेशेंट को ऐसी चीजों में भी पुश कर देता है. एक वीक पेशेंट है वो एंग्विश की स्टेट में चला गया, एक वीक पेशेंट है वो रेस्टलेसनेस की स्टेट में चला गया अगर ज्यादा कर दिया गया तो. So, second footnote, it is a well-known rule that a person who is either to be positively or negatively mesmerized should not wear silk on any part of the body. ठीक है ना, वो कुछ है वो कि वैसे सिल्क नहीं पहननी चाहिए, उससे जो है वो एक एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. Hence, a negative pass, especially if it be very rapid, is extremely injurious to a delicate person. अगर नेगेटिव पास भी बहुत रैपिडली दे दिया गया किसी डेलिकेट पर्सन को, ठीक है ना, तो वो भी जो है खास करके उसकी डेफिशिएंट है वाइटल फोर्स,
क्योंकि जब हम तेज देते हैं तो उससे क्या है, एक नेगेटिव मैस्मरिज्म होता है, मतलब हम ले रहे हैं एनर्जी। तो अगर किसी वीक इंसान में, एक डेफिशिएंट इंसान में हमने नेगेटिव पास दे दिया फास्ट, ठीक है, तो वो एनर्जी और निकाल लेगा उसमें से। तो ये जो मैस्मरिज्म, इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिस्ड वे, कोई पहुंच जाए उस स्टेट के ऊपर, क्योंकि देखिए कितनी कंडीशंस है उसके लिए। इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन लर्न, आप लर्न नहीं कर सकते, ठीक है, इट हैज टू कम टू यू द मैस्मरिज्म। बहुत लोग हैं वो करते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्म मैस्मरिज्म की रेकी भी है, पीछे बहुत चली आजकल, तो मेरे को नहीं पता कैसे है उसका, ठीक है ना, वो भी है, बड़े लोगों ने की जी, रेकी कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हैं, दे कैन नॉट बी डन विद अ मॉनेटरी एम्बिशन। फाइनेंशियल एम्बिशन के साथ ही, उनके साथ ये नहीं किया जा सकता, वो भी नहीं पाएगा कभी। क्योंकि वो जो एक बेसिक पार्ट है, जब आप एनर्जी को लेके जा रहे हो ऊपर टू बिकम अ मेस्मराइजर, ठीक है ना, आप मेस्मरिज्म करना चाहते हैं, कोई करना चाहते हो, एनर्जी को ऊपर को लेके जाता है। तो दिस मॉनेटरी पार्ट और समथिंग ऑफ वैल्यू, और जो ऊपर जो उसको नाम दे लीजिए, हम उसको उसमें नहीं जाएंगे, बट वो फिर से वापस खींच के वो तीन के जो नीचे के हमारे तीन सेंटर्स हैं उनमें ले जाएगा उसको, एनर्जी को, ठीक है ना। तो देर आर मैनी मैनी थिंग्स जो कि एक मेस्मराइजर को ध्यान में रखनी होती हैं, या एक लाइफस्टाइल उसका वैसा होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि द मेस्मरिज्म बेसिकली कम्स टू द पर्सन। वो ऐसी चीज नहीं है मैंने 2 साल लगाए जी, 4 साल लगाए, वो सीख लिया, वो आती है अपने आप ही। फोर्थ नोट टू एफोरिज्म 294, अ स्ट्रॉन्ग कंट्री लेड, कोई एग्जांपल है किसी की रिसोरेक्शन के ऊपर। अ स्ट्रॉन्ग कंट्री लेड 10 years of age received in the morning an account of slight indisposition from a professed female mesmerizer, several very powerful passes, ठीक है ना। कोई प्रोफेस्ड फीमेल मेस्मराइजर थी, सुबह उसको कोई इंडिस्पोजिशन हुई, 10 साल का लड़का था, उसको किसी फीमेल मेस्मराइजर ने पासेस दिए, वेरी पावरफुल पासेस, ठीक है ना। इंडिस्पोजिशन थी तो ही वॉज फीलिंग वीक, तो बहुत पावरफुल पासेस दिए विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ थम्स फ्रॉम द पिट ऑफ द स्टोमक along the lower edge of the ribs and he instantly grew deathly pale। तो नेगेटिव पास थे तो उसने एनर्जी खींच ली, और वो जो इंडिस्पोजिशन में थोड़ा सा वीक हुआ था वो बिल्कुल ही डेथली पेल हो गया, ऐसा हो रहा था भाई अभी मरा अभी मरा। एंड फेल इनटू सच अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड इमोबिलिटी दैट नो एफर्ट कुड अराउज हिम। और वो एक अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में और इमोबिलिटी की स्टेज में चला गया। एंड ही वॉज ऑलमोस्ट गिवन अप फॉर डेड, और लोगों ने बोल दिया थे मर गया ये, ठीक है ना। आई मेड हिज एल्डेस्ट ब्रदर गिव हिम अ वेरी रैपिड नेगेटिव पास फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड over the body to the feet, and in one instant he recovered his consciousness and became lively and well, ठीक है ना। तो उन्होंने उस डॉक्टर हनेमन ने उसके ब्रदर को बोला कि भाई इस तरह से उसने, तूने एक बहुत ही वेरी रैपिड नेगेटिव पास देना है, ठीक है, ताकि वो जो एक एनर्जी है जो उसको एकदम से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई है, और वो हो गया, तो उसकी जो थोड़ी सी एनर्जी है उसको बाहर निकाल दें, ठीक है। और इन वन इंस्टेंट ही रिकवर्ड हिज कॉन्शियसनेस एंड बिकेम लाइवली एंड वेल। और वो उसी इंस्टेंट से जो है कॉन्शियस भी हो गया और वेल भी हो गया। अब एक और चीज जो इसमें हम देखने कि भी जो एनर्जी है, हम बोलते हैं ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी भी खतरनाक है। ऑल द केसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई इंसान हेलुसिनेशन में, इंसैनिटी में है, इन स्टेट्स में जा रहा है, वहां पे एनर्जी ज्यादा ही है, ठीक है। कोई बच्चा है बहुत रेस्टलेस है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, बहुत रेस्टलेस है, ये एनर्जी ज्यादा ही है वहां पे। तो ज्यादा एनर्जी, एनर्जी शुड बी अप्रोप्रिएट, जितनी एक लाइफ फंक्शन को, बॉडी को चलाने के लिए हारमोनियस वे में होनी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत लोग ना सप्लीमेंट्स दे लेते हैं टू हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई वाइटामिन हैं, कोई और कोई हर्ब्स हैं, कोई चीज़ें हैं जो लोते हैं, नहीं एनर्जी होनी चाहिए जी बॉडी में, ठीक है। तो वो एनर्जी इज अप्रोप्रिएट जहां पे वो आपको हारमोनियसली आपकी बॉडी को चलाए। उससे ज्यादा है एनर्जी, वो भी खतरनाक है। कम है एनर्जी, चलो वो तो है ही एक डिजीज स्टेट। तो विद दिस वी बेसिकली कंप्लीट जो हमारा एक
ऑर्गेनन का था, बड़ी देर से चला आ रहा है, तो आज हम उसको यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। इंग्लिश की अभी चल रही हैं क्लासेस जो इंग्लिश में है ऑर्गेनन की, लेकिन जो हमारी हिंदी की थी वो आज हम फिनिश कर रहे हैं। तो सारा मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर है, अगर होंगे बीच में कुछ एफोरिज्म होंगे शायद वो जो नहीं रिकॉर्ड हो पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो शायद हम फिर से रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तो एक ये जो है हमेशा एक रहेगा फॉर फर्दर देखने के लिए, कोई पढ़ने के लिए या समझने के लिए ऑर्गेनन को जितनी हम कर सकते थे कोशिश के साथ, जितने उसके साथ वैसे कर दिया है। डॉक्टर हनुमान की बड़ी ब्लेसिंग्स रही हैं, मुझे नहीं लगता था कि हो पाएगा इतना बड़ा काम, लेकिन हो गया। चलो, आप सबका थैंक यू जिन्होंने रेगुलरली लगाई हैं क्लासेस। जो ऑनलाइन बाद ठीक है, कुछ कभी मजबूरियां भी होती हैं, टाइम नहीं सेट हो पाता, वो नहीं हो पाता, ठीक है ना, कोई क्लिनिक में है, कोई कहीं पे है, लेकिन बड़े लोगों ने बाद में यूट्यूब पे भी देखा है, रेगुलरली देखते मुझे आते रहते हैं कि हमने देखे हैं ये, यहाँ तक एफोरिज्म हमने सुन लिए हैं, समझ लिए हैं। आप फिर से जाइए, फिर से कहीं पे कोई आती है दिक्कत, अभी तो पढ़ा है सारा कुछ, ठीक है ना, फिर से सुनिए समझिए, क्योंकि कभी कभी होता है भी बुक में से पढ़ना और उस चीज़ों को समझना थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। पढ़ना है लेकिन बुक को, उसको तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता ऑर्गेनन को, ठीक है ना। मैं अगर हम बोले कि हमने बहुत डेप्थ में ऑर्गेनन पढ़ ली, नहीं हो सकता। मैं अगर और 3 साल बाद 4 साल बाद इसी इसी एफोरिज्म के ऊपर बात करूं तो शायद मेरी बात कोई और हो, मैं शायद सेम बात ना कर पाऊं, ठीक है ना। क्योंकि आप जब जब रीडिंग देते हो, जब जब आप जाते हो, आपको एक डेप्थ मिलती जाती है चीज की, सब्जेक्ट की डेप्थ में जाते जाते हो जब आप बार बार जाते हो। हम सोचते हैं हमने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, हो गया ना, पढ़ लिया, वो पढ़ा होता है सिर्फ, ठीक है ना, वो बसा नहीं होता अंदर। जब बस जाए, बसना शुरू हो जाए चीज, फिर उसकी बात बनती है, ठीक है ना। तो पढ़िए, अगर कहीं पे कोई है तो ये पढ़ी हैं वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, आप आके वहां पे रेफरेंस, फॉर अ रेफरेंस आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सबका, जो जो जिन्होंने रेगुलरली अटेंड किया। सबसे बड़ा थैंक यू ऋषभ का, ठीक है, उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया सब कुछ, रिकॉर्डिंग्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जितना भी ऑनलाइन काम है ये ऋषभ ही संभाल रहे, तो उसका भी बहुत थैंक यू। कुछ लोग होते हैं जिनके बिना नहीं पॉसिबल हो पाता, बड़ी देर से आप सोचते होते, लेकिन वो जब मिलते हैं सब लोग फिर ही कोई चीज़ बन पाती है एक साथ में मिलके, ठीक है। चलो, इसी के साथ आज इसका, अभी नेक्स्ट जो होंगे हमारी क्लासेस ऑनलाइन वो मटीरियल मेडिका पे होंगी। कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई केस, हम उसके ऊपर एवरी 15 डेज बात किया करेंगे। वो यूट्यूब पे नहीं डालेंगे हम, उसके कुछ कारण हैं, ठीक है, उसको नहीं डाला जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो लेकिन उसके ऊपर हम ऑनलाइन बात करेंगे, लाइव बात करेंगे, जो भी होगा, कोई भी क्वेश्चन हैं जो भी हैं वो हम साथ के साथ उसके ऊपर करेंगे, चलो ठीक है। तो वो जब भी हुआ करेगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा, टॉपिक भी उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट शायद हमारा सीपिया के ऊपर होगा, चाइल्ड ऑफ सीपिया, उसके ऊपर 15 डेज के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। हेलो। 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 गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सर गुड एक इवनिंग। डाउट था 160 और 279 में। 160 और 279 एक मिनट, 279 चलो पहले 160 वाला कर लेते हैं डाउट। हाँ, क्या बच्चे डाउट क्या है? डाउट ये है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मतलब अगर हम कोई होम्योपैथिक रेमेडी मतलब हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम्म। उसका कितना भी स्मॉल डोज हो तो हम्म। वो काम ये नहीं करेगा ऐसे। लेकिन हम ऐसे देखे मतलब, और 179 में ऐसा है कि माइन्यूट कितना भी डोज हो लेकिन वो कितना वो अपना एक्शन करेगा ही, क्योर के टाइप पे अपना एक्शन डाल ही देगा। ठीक है तो बच्चे, ये क्यों ऐसा? हाँ। हाँ। हाँ, क्या हम सुनील सुनील बोल रहे हैं ना? यस। हाँ, देखो 160 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। हाँ, बट एज द डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी कैन scarcely ever be made so small that it shall not be able to relieve, overpower, indeed completely cure and annihilate the uncomplicated natural disease of not long standing
दैट इज एनालॉगस टू इट। ये नहीं लिखा भी ये स्मॉल हो जाएगी और काम नहीं करेगी, ये लिखा बच्चे कि बट एज द डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी कैन स्कार्सली एवर बी मेड। आप जितनी मर्जी छोटी कर लो, कभी भी इतनी छोटी नहीं कर सकते कि वो काम ना करे, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैन स्कार्सली एवर बी मेड सो स्मॉल दैट इट शेल नॉट एबल टू रिलीव। वो कभी भी इतनी छोटी नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम कभी कभी ना वाचक उसमें बात करते हैं ना, तो डॉक्टर हनीमन यस ने, यस। हाँ, तो कभी भी हम उसको इतनी छोटी नहीं कर सकते कि वो काम ना करे, ये बात है। तो उसका उल्टा देखा जाए, ठीक है ना, सोच के तो कि भाई आप जितनी मर्जी छोटी कर लो, वो हमेशा ही काम करेगी, ठीक है ना। सो इट कैन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक डाउट आ जाता है ऑर्गेनन में बड़ी जगह पे, जैसे अभी हमने लास्ट भी देखा कि और दो नेगेटिव वर्ड जोड़ देता है तो बेसिकली वो पॉजिटिव बन रहा होता है, ठीक है। तो यस बट एज द डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी कैन स्कार्सली एवर बी मेड सो स्मॉल दैट इट शेल नॉट बी एबल टू रिलीव। कभी भी हमें इतनी छोटी मेडिसिन या उसकी डोज जितनी मर्जी आप डिल्यूट करते रहो, जितनी मर्जी पोटेंटाइज करते रहो, वो कभी भी इतनी छोटी नहीं बन सकती कि वो काम ना करे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमेशा ही काम करेगी। तो सेम ही बात है एफोरिज्म 160 में और एफोरिज्म 179 आपने बोला ना। हाँ सर, वो तो क्लियर है सर। हाँ ठीक है ना। ये तो कंफर्म। हाँ, ये सेम ही बात है। सर एक और था जिससे लार्ज डोज लिखा है एक एफोरिज्म में, तो वो हाई पोटेंसी है या मतलब उसके लार्ज नहीं, डोज मतलब? अमाउंट ऑफ डोज, लार्ज डोज जहां पे भी लिखा है दैट इज अमाउंट ऑफ डोज। फॉर एग्जांपल आपने 50 ग्लोब्यूल दे दिए, 10 ड्रॉप्स दे दिए, वो लार्ज डोजेस हैं, यस ठीक है ना। हाँ, तो यस। लार्ज डोज का मतलब ये नहीं भी हाई पोटेंसी, पोटेंसी इज अ डिफरेंट थिंग। उससे कोई कोई रिलेशन नहीं है? नहीं 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 पोटेंसी और लार्ज डोज से कोई रिलेशन नहीं? नहीं नहीं, अगर लार्ज डोज बोला गया इसका है? मतलब कि अमाउंट ऑफ डोज इज मोर, ठीक है ना, पोटेंसी नहीं, ठीक ठीक है। ठीक अमाउंट सर। ऑफ डोज, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज मोर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई डाउट? चलो, ठीक है।